हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आपके अपने चैनल बेस्ट एग्ज़ाम पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं एक ऐसी टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं आज टॉपिक लेकर आया हूं कि क्लास 10 के बच्चों को इंग्लिश के पैटर्न को कैसे समझना चाहिए तथा उनके पूरे 90+ मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तो इस बात को अगर ध्यान में रखा जाए दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं, मैं पूरे पेपर पैटर्न को समझाऊंगा और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि वीडियो में हम लोग किस तरह से आर्टिकल और प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, कैसे कैसे इसके रूल्स होते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह से आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, किन किन जगहों पर नहीं किया जाता है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। मैं वीडियो में पूरी तरह से समझाने वाला हूं कि कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, कहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको भी बताने वाला हूं। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्जाम के साथ और देखते हैं आज की ये वीडियो। तो जैसे दोस्तों बात करें अगर कि पैटर्न कैसा होता है, पेपर का पैटर्न अर्थात कि माध्यमिक एग्जाम में रिलेटेड पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो देखिए आप लोग को बता देते हैं कि जो पेपर का पैटर्न होता है उसमें आपको पहले मिलता है रीडिंग मिलता है, जिसमें कि आपका प्रोज और पोएम पोएट्री दोनों मिला करके रहता है। और इसमें रहता है आपका प्रोज का 12 मार्क्स और पोएट्री का 8 मार्क्स। तो इस तरह से 8 और 12 मिलाकर 20 मार्क्स के पूरे हो जाते हैं आपके रीडिंग सीन से। और अनसीन की बात करें तो आपके 20 मार्क्स मिलते हैं अनसीन में, जो कि आप लोगों को पूरी तरह से हेल्पफुल मिलता है कि जिसमें आप लोग को आसानी से कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर वहीं बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में आप लोग को 20 मार्क्स मिलता है, जिसके अंतर्गत आपके नरेशन, वॉइस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वर्ड मीनिंग और अन्य चीज़ें भी आती हैं। उसके बाद आपका आता है राइटिंग स्किल में आप लोग को 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 3 क्वेश्चंस में जैसे सबसे पहले आता है आप लोगों का लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, उसके बाद आप लोगों का नोटिस राइटिंग और बायोग्राफी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। इन सभी चीज़ों को और करके दिया जाता है। लेटर राइटिंग के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है टू द एडिटर लेटर यानी फॉर्मल, और एक होता है इनफॉर्मल यानी कि फ्रेंड को देने के लिए। तो फ्रेंड रिलेटिव्स को जो लेटर लिखा जाता है वो इनफॉर्मल के कैटेगरी में आता है। तो अगर दोस्तों आज बात करें हम लोग, तो आज ग्रामर को लेकर के मैं बात करने वाला हूं। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बता दिया कि हम लोग आज बात करने वाले हैं आर्टिकल और प्रीपोजिशन को लेकर के। तो आर्टिकल प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करते हैं पहले वो बताने वाला हूँ। फिर साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा वीडियो में कि आर्टिकल प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्जाम के साथ और देखते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों जैसे कि बात करते हैं अगर आर्टिकल और प्रीपोजिशन की, तो आर्टिकल जो होता है वो माध्यमिक में क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए 4 नंबर के आर्टिकल या 3 नंबर के आर्टिकल दिए जाते हैं। अगर क्लास 10 और 12, 11 और 12 की बात करें तो वहाँ पर भी आर्टिकल हमें देखने को मिलता है, और वो आर्टिकल दिए जाते हैं ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए 4 नंबर या 5 नंबर के लिए। तो 4-5 नंबर के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा, जिससे कि आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो आज तक आप लोगों ने वीडियो में ये देखा होगा कि किस तरह से हम लोग आर्टिकल और प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं मैं उसको बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन का थोड़ा सा छोटा कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। छोटे से कंसेप्ट के लिए मैं आज मैंने ये ड्राइंग की है, आप लोग इसको देखकर समझ सकते हैं। ये देखिए कहने का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी पड़ती है, और समझने के लिए क्या करना है। देखिए ये जैसे मान लीजिए कि अगर एक विंडो है और इस विंडो से ये चिड़िया उड़कर यहाँ पर आकर बैठती है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, थ्रो। वो कहाँ से आई, थ्रो द विंडो, विंडो से होकर के आई और कहाँ बैठ गई, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। और यहाँ प्लेट कहाँ पे रखा हुआ है, टेबल के ऊपर, तो टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो यहाँ भी बोलेंगे ऑन द टेबल। ठीक है, अब ये चिड़िया उड़ी और आकर के यहाँ टेबल के नीचे बैठ गई। चिड़िया अगर नीचे बैठ जाती है इसका मतलब हुआ कि चिड़िया कहाँ बैठ गई, अंडर द टेबल। कहाँ बैठी है, अंडर द टेबल। तो इस तरह से अंडर का यूज कहाँ पर करते हैं, किसी चीज़ के नीचे बैठने के लिए। या इसी चीज़ का दूसरा देखें तो क्या कहते हैं कि ये जो टेबल रखा हुआ है उसके ऊपर क्या है, एक पंखा है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हैं एक पंखा रखा हुआ है, और ये पंखा कहाँ, ठीक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब इसका उपयोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एबव का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एबव का यूज करते हैं। एबव मतलब ठीक ऊपर। ठीक है, अगला अगर बात करें तो ये चिड़िया आई और आकर के यहाँ पर एक छोटा टूल रखा हुआ है, इस टूल पे आकर के वो
बैठ जाती है, टूल के ऊपर आकर वो बैठ जाती है। तो ये जो टूल रखा हुआ है यहाँ पर अगर चिड़िया आकर बैठती है तो वो कहाँ जा कर के बैठी है, टू पर। तो इसका मतलब द बर्ड हैज सीटिंग टू द नेक्स्ट, किसके बगल में बैठी है, ठीक इसके बगल में बैठी है। तो टू द नेक्स्ट यानी कि टूल के आकर के बैठ गई, तो ये हो गया टू द नेक्स्ट हो गया। और अगर बात करें आगे की तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगर ये चिड़िया फिर से उड़कर चली जाए इस विंडो से होकर के तो थ्रो द विंडो, थ्रो द विंडो जैसे हम लोग बोल सकते हैं थ्रो द विंडो, ठीक है। थ्रो द विंडो यानी से होकर गुजरना, किससे, किसी चीज़ से होकर गुजरना, किसी चीज़ से होकर गुजरने की प्रक्रिया ये कहलाती है। तो दोस्तों अगर आगे की बात करें तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है और इस पेड़ के पीछे से झांक रहा है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे जैसे बच्चा खड़ा है और वो पेड़ के पीछे से झांक रहा है, तो किसी चीज़ के पीछे होना यानी क्या कहलाता है, बिहाइंड कहलाता है। कहलाता है बिहाइंड यानी पीछे, किसी चीज़ के, किसी वस्तु के पीछे होने को हम लोग बिहाइंड यूज करते हैं। अब ये देखिए, ये जो खरगोश यहाँ पे बैठा हुआ है रैबिट, ये रैबिट कहाँ है, ठीक एकदम पेड़ के सामने बैठा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है सामने, इसका यूज करते हैं सामने के लिए। सामने अगर कोई चीज़ बैठा हुआ है तो इसके लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज किया जाता है। अगर हम लोग आगे की बात करें दोस्तों कि कैसे हम लोग समझ पाएंगे कि क्या क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम है कि हम लोगों को आर्टिकल को पूरी ध्यान से अच्छी तरह से समझ लेना होगा। कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, जैसे गो, गो के साथ हमेशा टू ही आएगा, गो हमेशा टू को फॉलो करता है। लिसन, लिसन हमेशा टू के साथ ही आता है। लिसन जो है वो हमेशा टू को ही फॉलो करता है, टू जो है वो गो को फॉलो करता है, लिसन के साथ टू ही आता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल के बेसिकली तो दो भाग होते हैं। आर्टिकल को जानने के लिए दोस्तों मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। आज मैं बताने वाला हूँ कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। जैसे कि आर्टिकल जो पार्ट है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों इनडेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है। कौन कौन से स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, और वो डेफिनिट आर्टिकल जो होता है उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या क्या रूल्स को पालन करना होगा वो मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें और ये जान लीजिए कि दोस्तों सभी जगह द का प्रयोग करना उचित नहीं होता है। द के उपयोग के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स बनाए गए हैं और जहां पर द का उपयोग किया जाता है उनके लिए भी कुछ उपयोगी रूल बनाए गए हैं। उन रूल को फॉलो करने से ही आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर आप हर सेंटेंस के हर वर्ड के पहले द लगाते हो तो ये गलत हो जाएगा और इनका प्रयोग करना ही ज़्यादा उचित काम नहीं होगा। तो कैसे किया जाता है इसके लिए मैं आप लोग को पहले बताता हूँ डेफिनिट आर्टिकल। द डेफिनिट आर्टिकल इंडिकेट्स दैट नाउन इज अ पर्टिकुलर वन आइडेंटिफिकर ऑफ द लिसनर्स। पहले से जो स्पीकर जो बोलने वाला है उसको इसके बारे में अगर पता हो तो वहाँ पर हम लोग उसे डेफिनिट आर्टिकल की तरह से यूज करते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल को प्लुरल हो या सिंगुलर हो सभी के साथ यूज किया जाता है द। और द का प्रयोग करने के टाइम में हम लोगों को ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि सिंगुलर है या प्लुरल है, तो जिससे हम लोग डेफिनिट आर्टिकल को समझ सकते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल के बाद अगर बात करें इनडेफिनिट आर्टिकल की, तो इनडेफिनिट आर्टिकल के पार्ट कुछ इस तरह से होते हैं। एन आइडेंटिफाई इनडेफिनिट आर्टिकल इंडिकेट्स दैट नाउन इज नॉट अ पर्टिकुलर वन आइडेंटिफाइबल टू द लिसनर्स। इट मे बी समथिंग दैट द स्पीकर इज मेंशनिंग for the first time, or its practice to the identify may be irrelevant or the hypothetical of the speaker may be making a general statement and any such things। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है जिसे स्पीकर नहीं जानता है या पहली बार उसे मेंशन कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग द का प्रयोग नहीं करते, इसके लिए ए और एन का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल इज नॉट यूज, कहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है, किसी भी कंट्री के लैंग्वेज के पहले हम लोग यूज़ नहीं करते या नेशनलिटीज़ के पहले यूज़ नहीं करते हैं। जैसे चाइनीज़, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन, इन सभी चीज़ों के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो द स्पेनिश आर नोन फॉर देयर वार्म हॉस्पिटलिटी। अगर आप किसी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जहां पर उन्हें किसी पर्टिकुलर
पॉपुलेशन की तरह से लेते हैं तो उसे वहाँ पर यूज किया जा सकता है। अगर दूसरे रूल की बात करें तो आर्टिकल इज यूज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट। जितने भी एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं उनसे पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इन सब्जेक्ट्स के अंदर सारे विषयों के नाम रखे गए हैं, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, जितने भी एकेडमिक सेशन में हम लोग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स को इसके अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि एकेडमिक एजुकेशन में सब्जेक्ट्स के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर वही दूसरे रूल की बात करें तो नॉन काउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन के पहले भी हम लोग द का प्रयोग जल्दी नहीं करते हैं। जैसे फर्नीचर, मशीनरी, गोल्ड, सीनरी, इन सभी चीज़ों के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये नॉन काउंटेबल होते हैं और ये अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इनके पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनकाउंटेबल होने की वजह से इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते और ना ही इसे हम लोग बता सकते हैं कि कितनी की मात्रा में है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन किसी चीज़ से रिलेटेड हो तो उसे हम लोग द का यूज करते हैं। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, जिसमें हम लोग खास तौर से द का प्रयोग के बारे में सीखेंगे। द इज नॉट यूज बिफोर द स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, होम, सी, टाउन, मॉस्क, when the place is visited or used for the other primary purpose. We go to the school, college. We go to school, college. ये to learn. अगर हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। Some goes to church, someone goes to church. अगर कोई चर्च जाता है लेकिन प्रे करने के पर्पज से जाता है तो वहाँ द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब मैं बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर कहा जा रहा है कि द का प्रयोग स्कूल, कॉलेज, चर्च और बेड इत्यादि के पहले, हॉस्पिटल्स, मार्केट, प्रिजन, यूनिवर्सिटी, इन सभी चीज़ों के पहले नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, मेन रीज़न है कि अगर आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं वो जस्ट काम के लिए, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं अगर वो आपका पर्पज़ है तो वहाँ पर द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप सिर्फ देखने के पर्पज़ से जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वी गो टू स्कूल, कॉलेज, हम लोग स्कूल जाते हैं, किस लिए जाते हैं? टू लर्न, पढ़ने के लिए। लेकिन अगर हम बोले कि फादर गो टू स्कूल तो वहाँ पर बोलेंगे फादर गो टू द स्कूल, क्योंकि पिताजी स्कूल पढ़ने के लिए पर्पज़ से नहीं जाएंगे, वो किसी काम के पर्पज़ से जाएंगे। समवन गो टू चर्च, अगर कोई चर्च गया है तो वो प्रेयर के पर्पज़ से गया है, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है तो वो सिर्फ चर्च को देखने के लिए गया है, वो प्रे करने के पर्पज़ से नहीं गया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं और कुछ एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि कोई मार्केट जाता है, अगर कोई मार्केट जाता है किस पर्पज़ से? सेल और बाई करने के पर्पज़ से, तो वहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे समवन गोज टू मार्केट, तो यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग नहीं किए, इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर मार्केट गया कुछ खरीदने या बेचने के पर्पज़ से। अगर हम वही बात करें कि कोई मार्केट गया सिर्फ घूमने के लिए तो वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। समवन गोज टू द मार्केट, तो यहाँ पर मतलब हुआ कि वो सिर्फ घूमने गया था, वो किसी खरीदने या बेचने के पर्पज़ से नहीं गया था, उसका कोई उद्देश्य नहीं था कि वहाँ जाकर कुछ खरीदे या बेचे। समवन गोज टू प्रिजन, अगर कोई जेल जाता है तो अगर उसे जेल में डाल दिया गया है तो उसके लिए हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम बोलते हैं कि समवन गोज टू द प्रिजन, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ प्रिजन में किसी से मिलने या देखा करने गया है, इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों, सिंपल सा फंडा है कि आप लोगों को इस बात का याद रखना है कि अगर कोई भी काम पर्टिकुलर उस पर्पज़ के लिए किया जा रहा है, उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तो वहाँ पर द का यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई काम बिना पर्पज़ से किया जा रहा है, जस्ट किसी चीज़ को देखने के लिए जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि गो टू द हॉस्पिटल, तो ही गो टू द हॉस्पिटल बोला गया, इसका मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिट होने और ट्रीटमेंट के लिए नहीं गया था, वो जस्ट हॉस्पिटल में किसी से मिलने या डॉक्टर से मिलने गया होगा, लेकिन उसने अपने ट्रीटमेंट के लिए नहीं गया होगा, या वो किसी पेशेंट से मिलने गया होगा। लेकिन अगर हम बोले ही गो टू हॉस्पिटल, इसका मतलब कि वो ट्रीटमेंट के लिए गया। डिफरेंस को आप लोग समझने की कोशिश करें कि सिर्फ एक द बता देता है कि वो जो पर्सन है वो किस उद्देश्य से वहाँ पर गया है। अगर हम बोले स्टूडेंट गो टू द स्कूल, तो इसका मतलब स्टूडेंट सिर्फ स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर क्या करने का मतलब है कि स्कूल में अगर स्टूडेंट गया है तो वो पढ़ने के उद्देश्य से गया है, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। द स्टूडेंट गो टू स्कूल। अगर हम वहीं पर बोले कि फादर हैज़ गॉन टू द स्कूल,
तो यहाँ पर होगा कि पिताजी स्कूल में गए थे लेकिन पढ़ने के उद्देश्य से नहीं बल्कि किसी काम के उद्देश्य से। अगर हम बोले फादर गोन टू द ऑफिस, तो वो ऑफिस गए थे लेकिन वो किसी काम के उद्देश्य से नहीं बल्कि किसी से मिलने या किसी दूसरे काम के वजह से, वहाँ पर काम करने के उद्देश्य से नहीं गए थे। लेकिन अगर हम बोले ब्रदर गो टू ऑफिस, तो भाई जो है वो कहाँ गए हैं, वो काम के उद्देश्य से ऑफिस गए, क्योंकि उस ऑफिस में उनका काम करने का उद्देश्य, वो वहाँ पर काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब कोई कहीं पर भी जाता है और वहाँ पर द का प्रयोग करता है तो इसका मतलब है कि वो उस उद्देश्य से जा रहा है। अगर कोई बिना उद्देश्य का जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस चीज़ के लिए नहीं जा रहा है, इसका मतलब। तो इस तरह से इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी सारे डाउट दूर हो गए हैं कि द का प्रयोग कहाँ पर किया जाए और कहाँ पर नहीं किया जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह से इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड सारे एजुकेशनल वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में एक बार मैं आर्टिकल से रिलेटेड सारे डिटेल्स वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ। आर्टिकल के कितने पार्ट होते हैं, कैसे कैसे कहाँ पर यूज किया जाता है, साइलेंट लेटर के पहले कैसे यूज करते हैं, इन सभी बातों को मैं बताने वाला हूं अगले वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक बार लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक बार नए अपडेट के साथ फिर से प्रस्तुत हो जाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज दिलीप साव साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।